नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की एक पूरी तस्वीर। नेपाल, जो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों से जूझ रहा है, एक बार फिर बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। हाल की घटनाओं ने देश में चल रहे असंतोष को सतह पर ला दिया है, जिसमें युवा पीढ़ी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व आंदोलन ने सरकार को घुटनों पर ला दिया है। ये संकट केवल एक तात्कालिक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही समस्याओं, जैसे कि भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और सरकार की उदासीनता का नतीजा है। पृष्ठभूमि और कारणों की परतें। नेपाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से अस्थिर रही है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन आम जनता की परेशानियां कम नहीं हुई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेवाओं की दयनीय स्थिति ने लोगों का सरकार पर से विश्वास कम कर दिया। युवा, विशेष रूप से जेन ज़ेड, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक दुनिया से जुड़े हुए हैं, अपनी उम्मीदों और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के बीच एक बड़ा फासला महसूस कर रहे थे। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो केवल सत्ता के खेल में न उलझी हो, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करे। इस माहौल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। ये प्रतिबंध न केवल अभिव्यक्ति की आजादी पर एक सीधा हमला था, बल्कि इसने लोगों को सूचना के अधिकार से भी वंचित कर दिया। युवाओं ने महसूस किया कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है, और यही आक्रोश एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। ताजा घटनाएं और जन आंदोलन का उभार। सोशल मीडिया प्रतिबंध के जवाब में जेन ज़ेड के युवा सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें पुलिस ने पानी की बौछार, टीयर गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर गोलीबारी की भी खबरें आईं, जिसमें कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हालात नियंत्रण से बाहर हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, संसद भवन और यहां तक कि प्रतिष्ठित होटलों को भी निशाना बनाया। देश में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई, और सबसे चौंकाने वाली घटना ये रही कि विभिन्न जेलों से करीब 13,500 कैदी फरार हो गए। इस स्थिति ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया और सेना को सड़कों पर उतारा। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार पर भारी दबाव था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की मांगे केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार के उन्मूलन और एक नई पारदर्शी शासन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। अंततः जनता के दबाव के आगे ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। वर्तमान स्थिति और आगे की चुनौतियां। ओली के इस्तीफे के बाद भी राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। देश में अभी तक कोई अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ नामों का प्रस्ताव रखा है, जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह, लेकिन राजनीतिक दलों और सेना के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ये दर्शाता है कि नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व अभी भी जनता की भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फरार हुए कैदियों की वापसी और सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के प्रयास जारी हैं। पड़ोसी देश, विशेष रूप से भारत, अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फरार कैदियों के सीमा पार करने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने भी पुलिस हिंसा और मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई है। संभावित नतीजे और भविष्य का रास्ता। नेपाल का वर्तमान संकट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां से दो अलग अलग रास्ते निकल सकते हैं। सकारात्मक परिणाम। यदि यह आंदोलन सफल होता है, तो नेपाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की नींव मजबूत हो सकती है। युवा नेतृत्व को अवसर मिल सकता है, जो देश को एक नई दिशा देगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगने से आर्थिक असमानता कम हो सकती है और लोगों का लोकतंत्र में विश्वास फिर से कायम हो सकता है। नकारात्मक परिणाम। यदि विभिन्न राजनीतिक गुटों में सहमति नहीं बनती है, तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है, जिससे हिंसा और बढ़ सकती है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से ढहना, आर्थिक गतिविधियों का रुकना और नागरिकों के जीवन पर खतरा, ये सभी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नेपाल से दूरी बना सकता है। आगे का रास्ता स्पष्ट है। नेपाल के राजनीतिक दलों को जनता की मांगों को गंभीरता से लेना होगा। एक सर्व स्वीकृत, निष्पक्ष अंतरिम सरकार का गठन करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सरकार को केवल राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत सुधारों पर भी काम करना चाहिए। न्यायपालिका, सेना और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा, ताकि हिंसा को रोका जा सके और जनता की समस्याओं को सुना जा सके। निष्कर्ष रूप में, नेपाल का वर्तमान संकट केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और युवा पीढ़ी की नई आशाओं के बीच का संघर्ष है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां से नेपाल या तो एक मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र के रूप में उभर सकता है, या फिर राजनीतिक अराजकता और हिंसा के गहरे दलदल में फंस सकता है।
इस संकट से निकलने के लिए संवाद, पारदर्शिता और जनता के प्रति सच्ची जवाबदेही ही एकमात्र रास्ता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राहुल सरकार चैनल को सब्सक्राइब कर लो।